हेलो दोस्त, हम आपके सामने लाए हैं बिहार बोर्ड के लिए साइंस का अब वीवीआई ऑब्जेक्टिव। आप लोग के सामने मैंने कुछ क्वेश्चन रखी है, देखिए। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो हम जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करते हैं, यानी कि मेरा इसमें ए ऑप्शन सही है। 2 में है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, तो इसका आपका सी ऑप्शन सही है। स्नेल के नियम किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं स्नेल का नियम अपवर्तन के प्रथम नियम को नहीं कहते हैं, अपवर्तन के दूसरे नियम को कहते हैं, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है। तीसरा है, चौथा क्वेश्चन है, अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो अपवर्तन के, जैसे कि हम जानते हैं कि परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, तो इसी प्रकार अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। इसका सी आंसर क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला है साइन आई बट्टा साइन आर एक नियतांक किसका नियम है? तो साइन आई बट्टा साइन आर अपवर्तन का दूसरा नियम भी है और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ए होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग तो नहीं किया जाता है। यहाँ पर हमेशा हम उपयोग करते हैं किसी कार या मोटर गाड़ी के जो होते हैं साइड मिरर, जिससे हम पीछे की वस्तुएं देखते हैं, उसका उपयोग हम उसमें करते हैं हमेशा उत्तल दर्पण का, यानी कि इसका हमारा बी ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा बी। किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है? तो हमेशा हजामती दर्पण के रूप में हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि इसका आंसर होगा ए। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसी कण पर पड़कर प्रकाश के विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी कण पर पड़कर प्रकाश के विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया आपका होता है प्रकीर्णन। न तो ध्रुवण होता है, न तो प्रवर्तन और नहीं तो आवर्तन। परावर्तन होता है किसी सतह से टकराकर प्रकाश के पुनः उसी दिशा में आने की क्रिया को कहते हैं परावर्तन। और यहाँ पर गलती लिखा गया, अपवर्तन होगा तो गलती से हो गया है आवर्तन, इसमें आपको मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है, तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ए। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, जो प्रतिबिंब होते हैं वह प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, या उसे आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर होगा सी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सी। कौन सी प्रतिबिंब उल्टा बनती है? तो कौन सी प्रतिबिंब उल्टा बनती है? तो इसका आंसर जो होगा हमारा, उसका आंसर होगा ए, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनती है। हम जो आपको ये ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, यह बिहार बोर्ड में बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। कृपया इस वीडियो को अंतिम तक देखें और देखने के बाद कमेंट करें कि हाँ, ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो देखिए, जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है उसे ही पर्दे पर उतारा जा सकता है, क्योंकि वो पर्दे पर जाने पर सीधा हो जाए। तो हमारा जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी इसका आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनती है? यानी कि देखिए, अभी हम बताए हैं आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनती है, यानी कि जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब कहें या आभासी प्रतिबिंब कहें, वो हमेशा क्या होती है? सीधा बनती है, यानी कि इसका अगर हम आंसर कहें तो आपका बी आंसर होगा। जो बी आंसर होगा। कौन सी दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी बराबर होती है? यानी देखिए, एक समतल दर्पण होता है, उसमें जितनी दूर आप वस्तु रखें प्रतिबिंब ही उतने ही दूरी पर बनता है। तो आपका मतलब कि समतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी आपस में क्या होती है? बराबर होती है, यानी कि इसका आंसर होगा सी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सी। किस दर्पण को अंदर से रचित करके बनाया जाता है? हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण जो होते हैं, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। समतल दर्पण उसका भाग नहीं है। तो अवतल दर्पण को जब भी बनाया जाता है
तो उसको बाहर से रचित किया जाता है, और उत्तल दर्पण जब भी बनाया जाता है तो उसे अंदर से रचित किया जाता है। यानी कि इसका आंसर जो राइट आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका बी आंसर होगा। यानी कि इसका आंसर जो होगा आपका बी होगा, 14 का बी। अगला, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? जैसे आपका मान लीजिए कि गोलीय दर्पण हो गया, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका ये गोलीय दर्पण हो गया, या आपका ये क्या हो गया, यहाँ पर होता है आपका ध्रुव, ये जैसे रेखा हुआ तो यहाँ पर आपका ध्रुव होता है, ठीक है। और जब भी हम कहें तो देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरा बात को, ठीक है। तो जैसे इस के जो होते हैं, यहाँ से अगर कोई किरण इस रेखा के समांतर आए और दर्पण पर आपतित हो, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, इस यह बाहर से रचित है, और यह आए तो यहाँ पे एक बिंदु पर काटती है जिसे फोकस बिंदु कहते हैं, और इस के यहाँ से जो शुरू होगी यहाँ पर आए तो इसी कहते हैं वक्रता केंद्र, इसको सी से डिनोट किया जाता है। तो ये वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पर ध्रुव हो गया, जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे कि नामांकित ये सी हो गया, सपोर्टेड ये हो गया आपका ओ। तो सी और ओ को मिलाने वाली जो रेखा होती है, सी और ओ को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं हम प्रधान अक्ष। इसका आंसर होगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर, 15 का बी। गोलीय दर्पण की फोकस बिंदु और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो देखिए ये आपका हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का ई मान लीजिए कि आपका यहाँ पर हो गया, जैसे कि ई हो गया, बाहर से क्या किया गया है, रचित किया गया है, ये हो गया अवतल दर्पण। अगर हम यहाँ से अगर कोई रेखा खींचे, ठीक है, और यह जो एक इस रेखा प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण के बिंदु पर कोई आपतित किरण इस दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे बोला जाता है आपका फोकस बिंदु, उसे बोलते हैं फोकस बिंदु। और ये फोकस बिंदु और यहाँ पर जो ध्रुव है, इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे फोकस दूरी कहते हैं। इसको छोटा एफ द्वारा सूचित किया जाता है, और इसे यानी कि आपका गोलीय दर्पण और फोकस बिंदु और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे फोकस दूरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर क्या होगा, डी। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर है। 1 बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी होती है जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये हम पढ़े हैं। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, न कि इसका बी, न कि सी, न कि डी, यानी कि इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। 1 बराबर r/2 जो होता है, यानी कि हमारा जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो अवतल दर्पण में वस्तु जब फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब जो बनती है वह अनंत पर बनती है। इसका आंसर होगा सी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती है हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। यानी कि आपका 19 का आंसर होगा 19 का बी, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे इसका आंसर होगा ए, यानी कि आवर्धन को m से सूचित करते हैं, m = h1/h2। जो हम आपको वीडियो बता रहे हैं इसमें बिहार बोर्ड के लिए भी ऑब्जेक्टिव का उपयोग किया गया है।
कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। ये मैं प्रकाश कुमार सिंह हूँ। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे ही अगले वीडियो अगर आप चाहते हैं कि और वीडियो मैं आपके लिए लाऊं तो कमेंट ज़रूर करें कि आप किस पार्ट से वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए।